गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जे नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर हमारा बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है। आज आपकी शायद इसकी सेकंड लास्ट क्लास ही है। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 आपके पास लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले तो जो पिछला लेक्चर है उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट फैराडेज लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि कैथोड या एनोड में हमें मिल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू द चार्ज पास्ट, राइट। तो ये हमने देखा था। तो जब हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो हमें यहाँ पे मिला था z। और z क्या था? z को हमने कैसे लिखा था? z वाज इक्विवेलेंट वेट इनटू q अपॉन 96500, यानी कि z क्या है? W इक्विवेलेंट अपॉन 96500। और अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊं तो अब देखो, मेन इक्वेशन आपकी ये है, इससे हम डिराइव कर रहे हैं। मेन इक्वेशन आप ये है, जहां पे भी आपको मौका मिले तो आप ये वाली इक्वेशन को यूज कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं? इसको उस साइड ले गए, सॉरी, W इक्विवेलेंट को नीचे ले आओ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली इक्वेशन है। number of gram equivalent that is equal to Q by 96500। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है। और हमने एक और चीज पढ़ी थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम और क्या कह सकते हैं? फैरेड। कितने फैरेड है? ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1 फैरेड का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 फैरेड का मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट, और 1 फैरेड का मतलब क्या है? कितने मोल है? बिकॉज 1 मोल का चार्ज होता था 1 फैरेड, तो इसी को आप नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हो, राइट। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, इसमें आप ये लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली क्या है, कितने फैरेड हैं, नंबर ऑफ फैरेड ऐसा लिख लो। या आप क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ फैरेड की जगह, हाँ यही लिख लो, नंबर ऑफ फैरेड की। कितने फैरेड हैं आपके पास? और कितने फैरेड होंगे? जितने आपके पास मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे पता चलेगा, वो भी आपको बताते हैं। इसको आप और कैसे लिख सकते हो? नंबर ऑफ फैरेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप और क्या लिखते हो? एन फैक्टर या मोल इनटू एन फैक्टर, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 96500। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। एन फैक्टर की वैल्यू पुट करना है, ये आपके पास मोल का नंबर आपको पुट करना है, आपको नंबर ऑफ फैरेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। अब इन सबको आप नोट कर लो। वैसे तो आपने पिछले लेक्चर में नोट कर ही लिया होगा, इस सबको नोट करो, फिर मैं आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगा और फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। यार देखो, हर एक रिमोट ना ऐसे ही चलता है भाई, ठोक के उसको जब ना करा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब एक चीज मुझे आपको और बतानी है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग मोर। और वो वन थिंग क्या है, ये तो आपने पिछले लेक्चर में देखा था। अब नई चीज क्या बता रहा हूं आपको अबाउट ईटा। ईटा को हम बोल देते हैं करंट एफिशिएंसी। ईटा आई लिख देते हैं और कई बार ईटा लिखते हैं। ये होता है करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी का मतलब, मान लीजिए, ओए, आप यहाँ पे आई इंटू टी भी लिख सकते हो, आई इंटू टी भी लिख सकते हो। देखो मैं लिख देता हूँ, आई इंटू टी, आई इंटू टी मतलब इज सेम, राइट। करंट एफिशिएंसी का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एफिशिएंसी? कि करंट जो आपने दिया वो अलग है और जो यूज हुआ वो अलग है। तो करंट एफिशिएंसी को आप कैसे लिखेंगे? इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इट इज करंट एफिशिएंसी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो करंट आपने यूज हुआ अपॉन करंट प्रोवाइडेड इनटू 100। अब यहां पे जो वैल्यू आप डालेंगे ये तो आप करंट यूज की ही डालेंगे, राइट। ये तो आप करंट यूज की ही डालोगे ना। ओए, दिस इज ईटा। तो यहां पे जो वैल्यू जा रही है ये जा रही है करंट जो यूज हुआ। अब क्या करंट यूज हुआ? ईटा इंटू आई प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाई 100। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ईटा आई प्रोवाइडेड अपॉन 9650000, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना नीचे जाके, या ऐसा कर लो, इंटू 100। तो ये एक न्यू फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया यूजिंग करंट एफिशिएंसी। मान लो आपने दिया 2 एम्पियर का करंट,
बट उसने यूज 1 एम्पियर का ही किया, तो फिर ये आपकी ईटा कितना आ गया, आई प्रोवाइडेड विल बी 2, ये ईटा परसेंट में है, ठीक है, ये ईटा का परसेंट में होगा, अगर ये चलो ऐसे ही, ये ईटा है, ईटा परसेंट में, तो इसको 100 से डिवाइड करना, ओके, ये आपके पास आ गया अबाउट ईटा या करंट एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसको कोई विस्कोसिटी से कंपेयर नहीं करेगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, जो मुझे आपको नया बताना था। एक और चीज आपसे पूछ सकते हैं कि मोलर जो है, मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कितनी हो गई, ये भी पूछ सकते हैं, राइट। तो मोलैरिटी आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास होती है ना वैसे तो, सॉरी, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होती है मोलैरिटी। बट यहां पे क्या हो जाएगा, मोल इनिशियल माइनस मोल फाइनल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओए इतने नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। ये आपके पास एक और नया फॉर्मूला आ गया। तो इन नए फॉर्मूलों को भी आप अपनी क्लास नोटबुक में या नोटबुक में जिसमें आप नोट करते हैं उसमें नोट कर लो, जल्द से जल्द नोट करें, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जो ऊपर दिए हुए हैं, ओके। आई होप सो आपने नोट कर लिए होंगे, बिकॉज ये रिकॉर्डेड है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। एंड सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन गणेश चतुर्थी है, ओके। तो मैं इसको रब कर देता हूँ अब। ओ माय गॉड, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, NiNO3 twice electrolyzed with platinum electrodes using इतना फेरेड, फेरेड भी दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ, ये क्या है, फाइंड द मोल ऑफ Ni, नंबर ऑफ मोल ऑफ निकल एट कैथोड, ये आपके पास क्वेश्चन में है। अब सबसे पहले तो आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन लिखेंगे, बिकॉज पिछली बार जब हमने किया था तो हम 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, जबकि वो बने 2 थे, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है यार सबको। तो NiNO3 है ट्वाइस, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग 0.1 फेरेड। तो इक्वेशन में आपका बन रहा है Ni, राइट, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए, Ni2 प्लस 2, सॉरी NO3 माइनस, यही आएगा, चेक करो एक बार इक्वेशन, यही बनेगा। परंतु यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे ना, क्या बताया था, इसके नीचे वाला नंबर इसके साथ लिख दो, इसके नीचे का नंबर इसके ऊपर लगा दो, इसके नीचे का नंबर इसके साथ लिखना है, यानी कि 2 इसके साथ लिखना है NO3 के, और इसके नीचे जो 1 है वो इसके साथ माइनस करके लगा देना, ऑफ कोर्स ये आपके पास बन जाएगा। अब जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो आपको Ni मिल रहा है, निकल मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस भी करवा दूंगा तो वही, हाँ निकल, सिंपल निकल ही मिलेगा आपको, ठीक है, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जो है देगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 चार्ज का है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं भी कि इनमें से कौन सा एनोड पे जाएगा, कौन सा कैथोड पे, बिकॉज यहाँ पे वाटर की तो कोई बात नहीं की, तो हम H2O नहीं कंसिडर करेंगे। अब देखना एनोड कैसा होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, एनोड इज नेगेटिव, इसलिए उसके ऊपर कौन सा आयन आएगा, ओ सॉरी, एनोड के ऊपर नेगेटिव आएगा, यानी ये एनोड के ऊपर आएगा, 2NO3 माइनस, एनोड के ऊपर चला गया। अब एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर दो ये आयंस हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो ही तो NO3 बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, NO3 बन जाएगा, सिंपल। और कैथोड पे, कैथोड की अगर मैं बात करूं, Ni2 है, वही जाएगा कैथोड पे, Ni2 से क्या बन जाएगा, Ni, सिंपल एज दैट। तो ये देखिए, और कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले थे वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, ओके। अब इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं। तो आपसे बोला क्या गया है, आपको ये दिया है फेरेड, नंबर ऑफ फेरेड भी दिया हुआ है, आपसे पूछा मोल निकालना है, तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ कैन यू यूज इट, यू कैन यूज द इक्वेशन Q by 96500 इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोल, राइट।
इसी इक्वेशन को यूज कर सकते हो क्या। और क्यू क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है, चार्ज है। अब ये जो चार्ज है आपके पास, ये आपको दिया हुआ है 0.1, परंतु ये जो चार्ज है आपको 0.1 जो दिया हुआ है, ये 0.1 किसमें, फैरेड में है। इसको आप कूलम में कन्वर्ट कर लेना, करना चाहो तो, नहीं तो इसको 1 लिख लो, बिकॉज ये भी 1 फैरेड के बराबर ही होता है ना। तो आप जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। इसको अगर मैं कूलम में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 इंटू 96500 होगा, तो एक जीरो हट जाएगा और ये हट जाएगा, यानी 9650। तो 9650 अपॉन 96500, दैट इज एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना है, 2 इंटू मोल। मोल कितने हैं देखो इक्वेशन में, अच्छा आपसे मोल ही पूछा है, इसको एन पुट कर लेना, ये 10 आ गया। एन विल बी 1/20, 0.4, यार कैलकुलेशन पूरी मरी पड़ी है। 1/20 मतलब हाँ 0.05 मोल्स, 0.05 मोल्स। इसको नोट करो जल्दी से, यही आपका करेक्ट आंसर है, नोट कर लो। ओके, सो एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जब भी आपसे मान लो मोल पूछे हैं, मास पूछा है, तो आप क्या करिए, तो आपको ऐसे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब आपसे करंट पूछे या चार्ज पूछे तो आप ऐसे जाइएगा कि कौन सी चीज कितनी बन रही है, मतलब कितना मोल है, तो आप ऐसे जाना। इसमें तो आपको पता है ये मोल पूछ रहा है, तो हमें मोल निकालना है, तो मोल पुट कैसे करोगे, नहीं तो ये तो हम इसलिए करते हैं ना कि कितने मोल बन रही है कोई चीज, राइट। तो ये आपको ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 फैरेड ऑफ करंट थ्रू CuSO4, फाइंड द मास ऑफ Cu एट कैथोड। कैथोड पे कॉपर बन रहा है, आपको उसका मास बताना है। 2 फैरेड ऑफ करंट जा रहा है। अब देखो मास पूछा है, मास पूछा है तो आप ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, Q बाय 96500, और ये Q कूलम में होना चाहिए, बिकॉज ये नीचे कूलम वाली होती है वैल्यू। दैट इज इक्वल टू एन फैक्टर। CuSO4 का एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। कैसे निकाला, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसमें ब्रेक होगा, कितना पॉजिटिव चार्ज 2, कितना नेगेटिव चार्ज 2, दोनों बराबर ही होते हैं तो 2 ही आएगा, इनटू मोल, राइट। अब मोल की जगह क्या मान लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका, 63.5 होता है कॉपर का। आपसे 63.5 क्यों, क्योंकि आपसे कॉपर का ही मास पूछा, तो कॉपर का ही मोल डालोगे ना। तो अब क्यू इन कूलम ये भी पुट कर लो, 2 इंटू 96500 अपॉन 96500 इज इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू बाई 63.5, डायरेक्ट दिख रहा है आंसर। W इज इक्वल टू 63.5 ग्राम्स, यानी 1 मोल, 1 मोल बनेगा। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड का। इसको भी नोट करो फिर हम आगे बढ़े। इसको भी नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे, सेकंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे। ओके, नोट इट डाउन। या एक हम ईटा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ईटा वाले क्वेश्चंस आपको उसमें तो मिल ही जाएंगे डीपीपी में, है ना। तो हम आगे ही बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। पहले आप इसको नोट कर लेना जल्दी से। ओके ओके, सो आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आप फैराडेज के लॉ आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, तो उनसे कंफ्यूज मत हो जाना, कौन सा फैराडे के लॉ को कहाँ पे। ऑफ कोर्स कंफ्यूज तो कैसे ही होगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज हैं और ये अलग लॉज हैं। ओके, so now give a heading, Faraday's second law of electrolysis। इसमें क्या है, सेकंड लॉ में क्या कहा उन्होंने कि अगर मान लीजिए हम सेम करंट पास कर रहे हैं किसी अलग अलग सॉल्यूशंस में, लेट्स से मैं यहां पे लिख ही देता हूं, इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू different solutions, comma, the mass of substance obtained is directly proportional to its equivalent mass। अब इसको आपने स्टेटमेंट तो समझ लिया, पर स्टेटमेंट का आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेन चीज मैं आपको समझाता हूं, अब देखना। ये एक सॉल्यूशन है, मैंने कहा, ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये तीसरा सॉल्यूशन है, और
ये हमने मान लिया इसके बीच में आपस में कनेक्शन, इनका भी आपस में कनेक्शन है, बिकॉज अगर आपस में कनेक्शन होगा तो ही तो करंट सेम जाएगा ना। ठीक है, करंट इज सेम इन ऑल, या ऐसा ऐसे बनाने की जगह ना, सॉरी मैं इसको अच्छे से थोड़ा और आसानी से आपको समझाने के लिए बनाता हूं। लेट्स से दिस 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 दीज आर द थ्री कंटेनर्स। ऐसे आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखो करंट इज सेम, आई इज सेम, क्योंकि सारे किसमें सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में करंट सेम होता है। तो करंट अगर सेम है तो जो इनके वेट्स जो बनेंगे सब्सटेंसेस के, W वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है ना, तो मैंने मान लिया ये है W1 और इसका इक्विवेलेंट वेट है WeQ1, W2 WeQ2, W3 WeQ3। तो आपको क्या मिलेगा, W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WeQ1, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WeQ2, EQ मतलब इक्विवेलेंट वेट, W3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WeQ3। ये आपके पास है। ठीक है, अब जो हमने ये इन सबको हटाया तो हमारे पास जो कांस्टेंट आया वो सेम था, कांस्टेंट इज सेम बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या जब कैलकुलेट किया इन सबको हटाया इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो कांस्टेंट जो आया वो सेम आया। अगर कांस्टेंट सेम आया दैट मींस W1 इक्वल्स लेट्स से KW1 W इक्विवेलेंट 1, KW इक्विवेलेंट 2, KW इक्विवेलेंट 3। दैट मींस अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, इसको नीचे ले आऊं, इसको नीचे ले आऊं, तो सबके क्या वैल्यू बचेगी, हर साइड K बचेगी ना। देखो मैंने क्या कहा, वो यार कोई चलता भी है, अभी कल परसों नए खोलो तो फिर पता नहीं क्या होता है। हाँ ये रहा, W1 इक्वल्स KW इक्विवेलेंट 1, W2 इक्वल्स KW इक्विवेलेंट 2, W3 इक्वल्स KW इक्विवेलेंट 3। ओके, अब मैंने क्या किया, सबको उस साइड ले गया, K की वैल्यू क्या आ गई, W1 अपॉन W इक्विवेलेंट 1, W2 अपॉन W इक्विवेलेंट 2, W3 अपॉन W इक्विवेलेंट 3। इससे आपको क्या पता चला, ये तीनों बराबर हैं और यही आपकी इक्वेशन है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को n फैक्टर इंटू मोल 1 is equal to n factor into mole of 2 is equal to n factor into mole of 3। ये आपको दिख रहा है इतना इस एक्सट्रीम एंड तक नहीं भी ओ यार, हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है बट बस थोड़ा सा नहीं दिख रहा, वो थोड़ा सा आप लिख लो, मैंने बोल तो दिया ही है। राइट, तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यही है बस आपके पास सेकेंड लॉ में, ठीक है ना, यही आपके पास सेकेंड लॉ में है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे हर सेल के। राइट, कुछ सेल्स हैं जो सीरीज में लगे हैं, उनका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा, उनका n फैक्टर इनटू मोल सेम होगा। इसको k को आप ऐसे हाइपोथेटिकल कांस्टेंट है, ये कोई एक्चुअल कांस्टेंट नहीं है, ये हाइपोथेटिकल कांस्टेंट जो हमने खुद मान लिया। एक्चुअल तो ये कट ही जाएगा, ठीक है, जब इनकी रेशियो लोगे तो कट नहीं जाएगा क्या, कटेगा ही। तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके, आज की क्लास भी हम 30 मिनट तक ही रखेंगे। टुडे वी विल जस्ट कवर फैराडे सेकंड लॉ, नेक्स्ट लेक्चर विल बी टुवर्ड्स बैटरी। ये ऐसा करेंगे, बैटरी अब हम आज स्टार्ट कर देंगे, वी विल स्टार्ट द बैटरी टुडे, प्राइमरी बैटरी कर लेंगे तो अगले लेक्चर में कर लेंगे। ओके, so that's for the second, that about the second law. Now let's see a question. पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा करवाना है। यस, कहा है 108 ग्राम Ag जो है वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे फ्रॉम AgNO3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है 108 ग्राम
Ag deposit at cathode from AgNO3। यही है क्वेश्चन, मैं फिर देख लेता हूं, जो कि क्या है, aqueous है। By a certain quantity of electricity, volume of oxygen at 273 Kelvin and 1 bar by same quantity of electricity using certain electricity find volume of oxygen at 298 केल्विन एंड 1 बार था 180 एम। वैसे तो दोनों पे हम फॉर्मूला सेम ही लगाएंगे, बट फिर भी बिकॉज अब जो है एक्सेप्टेड वो वही फॉर्मूला है। 1 बार, यही है, हाँ, 1 बार एट द सेम इलेक्ट्रिसिटी इज, ये आपके पास क्वेश्चन है। लेट्स से ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपका क्लास 11th का भी थोड़ा सा यूज है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, एक फॉर्मूला यूज है बस, और वो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द मोल, मतलब फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला। ओके हाँ, तो देखिए 108 ग्राम सिल्वर है जो कि डिपॉजिट हो रहा है फ्रॉम कैथोड फ्रॉम इस दिस। अब सेम करंट है तो आपके पास सेकंड लॉ गूंज जाना चाहिए आपके मन में। तो आपको पता है सेकंड लॉ से हमने क्या देखा, n फैक्टर इनटू n फैक्टर ऑफ AgNO3। AgNO3 का n फैक्टर कितना होगा, चेक करो। AgNO3 का n फैक्टर विल बी 1, राइट। तो यहाँ पे n फैक्टर आ गया 1 इंटू मोल ऑफ Ag। अब मोल ऑफ Ag के लिए इन्होंने क्या आपको मास दिया है क्वेश्चन में, लेट मी चेक। हाँ जी, नहीं दिया, बट फिर भी Ag का मास, मोलर मास 180 होता है, तो इसका मोल भी 1 आ जाएगा। ये भी Ag का है और ये AgNO3 का होगा ऑफ कोर्स। इससे दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू n फैक्टर ऑफ O2। फाइंड वॉल्यूम, अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस किसकी है, O2 एट दिस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O ही दिया होगा मैं देखे हाल तो, हाँ H2O। अब H2O की इलेक्ट्रोलिसिस पहले आप देख लो, H2O की इलेक्ट्रोलिसिस आप देख लो, आपको निकालना क्या है, मोल ही निकालना है और आपको n फैक्टर फाइंड आउट करना। तो पहले तो H2O है आपके पास, इससे क्या बनेगा, O2 माइनस प्लस 2H पॉजिटिव। चेक करिए क्या यही बनेगा, क्या यही बनेगा आपके पास। तो आपको पता चल गया कि Ag के जो मोल हैं वो कितने हैं, 1 मोल, राइट। मोल ऑफ Ag वो है 1। तो हम इस पे बाद में आते हैं, पहले तो मोल ऑफ Ag कितने हैं, 1 है। Ag का 1 मोल है। अब Ag जो बना है वो 1 मोल है, तो कैसे बना होगा Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से Ag, क्या यही हुआ होगा, राइट। अब 1 मोल Ag बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, देखो ये 1 मोल ही तो हुआ, स्टोइचोमेट्रिक लगाओ ना, यहाँ पे 1 है तो ये 1 मोल ही तो Ag है। अगर मैंने एक Ag के लिए मुझे 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो 1 मोल Ag के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने फेरेड चार्ज, 1 फेरेड चार्ज। इससे आपको एक और चीज मिल गई, देखना 1 फेरेड चार्ज है आपके पास, राइट। अब ध्यान से देखिए, H2O से जब आप ब्रेक डाउन करवा रहे हैं तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई, क्या इसमें ये जो है ऐसा बन सकता है कभी, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले मैं चार्ज भी मिटा रहा हूँ, अभी मैं चार्ज की बात कर ही नहीं रहा। तो O तो अकेला कभी बनेगा नहीं, तो ऑफकोर्स ये कैसा बनेगा, O2 बनेगा, राइट। और अगर O2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, राइट। और अगर ये यहाँ पे फिर क्या आएगा, 4H आएगा, राइट। 4H आएगा कि नहीं आएगा, चेक करिए जल्दी से। अब अगर हम बात करें अबाउट द, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं आपके पास, तो अगर आप ध्यान से देखें इस पूरी इक्वेशन को, तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज हो जाएंगे, राइट। अगर 4 इलेक्ट्रॉन तो आप चार्ज भी लिख लो, ये तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज आएगा नहीं ना,
यहीं पे आएगा ये चार्ज, बस इसके ऊपर देयर विल बी नो चार्ज। ये 4H पॉजिटिव है, 4H पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, उसी से बनी होगी है ना ये इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, 1 फैरेड है, पर यहाँ पे हमारे पास 4 फैरेड लग रहे हैं। चेक करिए, इसको अगर हमें इक्वेशन को बनाना है, यानी कि हमें O2 चाहिए, तो अगर मुझे इसका 1 मोल मिल रहा है, दैट मीन्स मुझे ये 4 मोल लेने पड़ रहे हैं। 4 मोल मतलब 4 फैरेड, पर इतना तो चार्ज ही नहीं है, तो मतलब हमें चार्ज तो 1 फैरेड ही करना पड़ेगा ना। अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि पूरी इक्वेशन को आपको 4 से डिवाइड कर देना चाहिए, राइट। तो इसको आप कैसे समझें, इसको आप कैसे समझें, 1 मोल ऑक्सीजन कितने उससे बन रही है, 4 फैरेड चार्ज से। तो अगर 1 फैरेड चार्ज होगा तो कितने मोल ऑक्सीजन बनेंगे, कितने मोल ऑक्सीजन बनेगी, 1/4 मोल ऑफ O2, ठीक है। क्या ये सही है, एक 1/4 मोल ही बन रहा है, तो आपको क्या मिल गया, मोल मिल गया। यू हैव गॉट द मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, बिकॉज आपको इन्होंने क्या बोला, O2 का ही बोला है, तो आप O2 के ही मोल लेंगे, है ना। O2 के 1/4 मोल्स आ गए। अब आप क्या करिए, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्लास 11th में, अगर आपको याद है, धुंधला धुंधला, N इन नंबर ऑफ मोल इज वॉल्यूम एट दिस कंडीशन, STP बोलते हैं इसको, वॉल्यूम एट STP ऑफ गैस अपॉन 22/22.4, ये होता है फॉर्मूला। चेक कर लो इसको, ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला तो भाई सबको याद ही होगा। अब आपके पास मोल है, वॉल्यूम आपको निकालना है, तो बस सिंपली आप इसको क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। सही बात है कि नहीं। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, PV इज इक्वल टू nRT, वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास वॉल्यूम आपको निकालना है, प्रेशर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, R की वैल्यू आप इस यूनिट में डाल देना, आपको मोल मिल जाएगा। सॉरी, मोल भी आपके पास है, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। परंतु हम ऐसे क्यों करें, हमें पता है ये STP कंडीशन है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब अगर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, यानी कि 1/4 इंटू 22.4 विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 मिनट, कैलकुलेटर की मदद से। लेट मी कैलकुलेट। हाँ जी, तो क्या है, 1/4 यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 22.4, इट कम्स आउट टू बी 5.6, है ना। तो यही आपका आंसर है, और ये किस में आएगा, लीटर में आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और देखो कैसा क्वेश्चन आया है, बढ़िया सा क्वेश्चन था। देखो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, आपने निकाल लिया चार्ज आपके पास है कितना, इतना ही चार्ज गया होगा अगले उसमें भी, है ना। अब अगले उसमें अगर इतना ही चार्ज गया है, तो आप उसमें देख लो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ठीक है। नोट कर लो, आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको आज के होमवर्क के बारे में थोड़ा बता देता हूं। लेट्स कम टुवर्ड्स द होमवर्क, और आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। नाउ आफ्टर दिस लेक्चर आपका फैराडेज लॉ आर ओवर, फैराडेज के दोनों लॉ हमने कर लिए हैं, उसके क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इसका एक ही क्वेश्चन करवाया मैंने, तो इसमें इतने क्वेश्चन इसमें नहीं आते, पिछले वाले में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से भी आते हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बोले आते नहीं है, ऐसे कह दिया। हाँ, बात करते हैं हम होमवर्क की। सॉल्व DPP, जो भी आपको DPP आज भी मिलेगी शायद, देख लेना, आपको अगर आई तो कर लेना। सॉल्व DPP, revise all previous lectures, and today the chapter is over. Sorry, today the chapter is not over, but tomorrow will be the chapter, मतलब लेक्चर 12 पे जब चैप्टर हो जाए, ओवर हो जाएगा। ओनली 1 लेक्चर लेफ्ट, जो कि प्योरली थ्योरेटिकल है, प्योरली थ्योरेटिकल, और वो लेक्चर बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, मतलब नियरली 30 मिनट्स का ही होगा मेरे ख्याल, 30 मिनट्स तो नहीं, 20 to 30 मिनट्स ऐसा कह लो, क्योंकि उसमें सिर्फ बैटरीज वाला पार्ट है, और बैटरीज वाला पार्ट है तो वो रट्टा मारने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख के ही लेके आऊंगा वो, ठीक है। ऑलरेडी लिख के लाऊंगा, नहीं तो आप एनसीईआरटी से खुद भी पढ़ सकते हो इसको। तो माय हिंदी इज वेरी नाइस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऐसा मैं इंट्रो एक्सिट नहीं करता, तो
तो मैं कैसे करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।